नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करने के लिए ये ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाती है। ब्लैकआउट करने का मुख्य उद्देश्य, जब भी दुश्मन का हवाई जहाज ऊपर से आता है तो नीचे के रिहायशी इलाकों को पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर देना होता है, ताकि उसको नीचे के किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान या रिहायशी इलाकों को न देख सके। इसी क्रम में आज हम इस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं और इसमें क्या क्या कार्रवाई की जा रही है इसके बारे में भी हम आपको प्रदर्शित करेंगे। युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं। इस युद्ध की परिस्थिति में किसी भी समय हवाई हमले की सूचना प्राप्त हो सकती है कंट्रोल रूम से। हम अभी सामान्य जनजीवन देख रहे हैं, जिस सामान्य जनजीवन में हर नागरिक अपने अपने तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। युद्ध के समय जब भी हवाई हमला होना होता है, तब ऐसे में कोई भी परिस्थिति नागरिकों के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। हमें अभी अभी कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई है कि खतरा शुरू हो गया है। इसकी सूचना हमें आम नागरिक को देनी है। इस सूचना का प्रसारण हम सायरन बजा करके करते हैं। 2 मिनट तक ऊंची नीची आवाज में दुश्मन के हवाई जहाज हमारे क्षेत्र के ऊपर से गुजरे हैं। कई जगहों पर उन्होंने बम्बार्डमेंट भी करी है। आप देख सकते हैं कितने बुरी तरीके से बम्बार्डमेंट हुई है। दो मिनट तक ऊंची और नीची आवाज में यह सायरन बज रहा है। सभी नागरिकों को शरण स्थल पर भेजा जा रहा है। बंकर्स बने हुए हैं, उन बंकर्स में हम नागरिकों को भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग खुले मैदानों में हैं, उनको भी शरण ले लिया गया है। खतरा अभी टला नहीं है। ये हवाई हमले का संकेत बता रहा है कि अभी भी दुश्मन के जो भी ड्रोन या फाइटर जेट्स हैं वो ऊपर से जा सकते हैं। शरण ले ली गई है सामान्य नागरिकों के द्वारा। शरण लेने का भी एक तरीका है। जब भी बम्बार्डमेंट के लिए शरण ली जाती है तो जमीन पर पेट के बल लेट करके सीने को ऊपर की तरफ उठा लिया जाता है, ताकि अर्थ शॉक इफेक्ट की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम ना आने पाए। कान बंद कर लिए जाते हैं ताकि वाइब्रेशंस के कारण किसी भी तरीके की कान में प्रॉब्लम ना आए, और मुंह में कोई भी कपड़ा या कोई भी रुमाल रख करके दांतों के बीच में दबा लिया जाता है, ताकि दांत आपस में ना टकराए, जीभ कटने की संभावना ना रहे और दांतों के टूटने की संभावना ना रहे। इस तरीके से हम ब्लैक आउट कर देते हैं, ताकि ऊपर के जो भी दुश्मन के हवाई जहाज है वो हमको नीचे से ना देख पाएं
और सही जगहों पर टारगेट न कर पाएं। इस बीच अपने आप को बचाने के लिए हमें एयरफोर्स स्टेशन से फिर से सूचना मिल गई है कि रेडर्स पास हो गए हैं। इसकी सूचना हवाई हमले के हरे संकेत जो नागरिक इन बम की विभीषिका से बच गए उनको सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया, मगर जैसा कि आप मैदान में देख सकते हैं कि कुछ नागरिक इस बम के प्रभाव की वजह से घायल हो गए हैं। हमारे नागरिक सुरक्षा के घटना नियंत्रण अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि नुकसान कितना हुआ है। इसी बीच आप सामने देख सकते हैं कई जगहों पर बम के कारण आग लग गई है। इस आग को आप देख करके पता लगा सकते हैं कि बम कितनी बुरी तरीके से नुकसान कर रहे हैं। ऑयल फायर है जिसको हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों द्वारा ब्लैंकेट के माध्यम से, ऑयल फायर पर ब्लैंकेट के माध्यम से उन्होंने इस आग को बुझा दिया। छोटी आग को जितनी जल्दी से जल्दी काबू पा लिया जाएगा उतनी जल्दी वो बड़ी आग नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं लकड़ियों में आग लग गई थी जिसको ड्राई केमिकल पाउडर से बुझाया जा रहा है हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक के द्वारा, और उसी के जस्ट बगल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके भी हमने छोटी सी आग पर काबू पा लिया। अब हमारे एकदम सामने सरदार जी का ढाबा जो बना हुआ था उस रेस्टोरेंट में भी एक सिलेंडर में आप देखते हैं डायरेक्ट आग लग गई, और उस आग को बुझाने के लिए हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने भीगे कंबल का इस्तेमाल किया और भीगे कंबल को सिलेंडर के चारों तरफ लपेट दिया। दूसरा एक और सिलेंडर जो रेस्टोरेंट के अंदर रखा था उसको सुरक्षित स्थान पर पहले बाहर लाया गया, और फिर देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा स्वयंसेवक जो है वो उस सिलेंडर को आगे की तरफ लाया है और बाल्टी लेकर के हमने उस सिलेंडर के ऊपर रख दिया। जब भी हम बाल्टी को उस सिलेंडर के ऊपर रखते हैं तो चारों तरफ की ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देते हैं, और जब ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है तो आग आसानी से बुझ जाती है। अब आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है जो पहली फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर चिल्ला रही है। आप सामने की तरफ, एकदम मंच के सामने की तरफ एक छोटी बच्ची है जो फंस गई है इमारत से। उसको हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने अपने जाल पर नीचे लिया और उस जाल को नीचे सुरक्षित उसको नीचे निकाल करके ले आए। उसी के जस्ट सामने की तरफ एक कार जो थी वो बम के शॉक इफेक्ट की वजह से उस कार के चारों दरवाजे लॉक हो गए थे और उसका ड्राइवर जो था वो अंदर फंस गया था, जिसको कार का शीशा तोड़ करके उसका दरवाजा खोलकर ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई हमारे नागरिक सुरक्षा के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि उस ड्राइवर को निकाला जा रहा है और उसको सुरक्षित स्थान पर लेटाने के लिए कंबल लगाया जा रहा है। 2 लोगों ने उस ड्राइवर को निकाला जो कि बेहोश है, और हमारा फर्स्ट एडर जो है वो उसके पास पहुंचा है। और इसी बीच सामने झोपड़ी में भी आग लगी है। फर्स्ट एडर पहुंच करके उसने देखा कार की आग में, आप कार को ही आप देखते रहिए।
कि कार में वहां पर सीपीआर देने की प्रक्रिया चल रही है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इस प्रक्रिया को पूरा किया और फिर सामने झोपड़ी में एक आग लगी जिसको HWT फायर विभाग के फायर टेंडर द्वारा बुझाया जा रहा है। ये जो उपकरण है इसका नाम है AWT एर्टिकुलेटेड वाटर टावर। इस मेथड से एक बड़ी आग पर हमारे फायर डिपार्टमेंट द्वारा आग बुझा दी गई है। इसके बाद आप मैदान पर देख सकते हैं, मैदान पर कई कैजुअल्टीज पड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे आगे जो भी है आप एक फर्स्ट एडर द्वारा रेस्क्यू मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 हैंडेड सीट के द्वारा, 3 हैंडेड सीट के द्वारा कैजुअल्टी को। इसी बीच में हमने स्पेशल टास्क फोर्सेस को मैसेज कर दिया है, SDRF, NDRF, इन सभी लोगों को मैसेज पहुंच गया है। सिविल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हमारे यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा लिया है। हमारा जो फर्स्ट एडर है वो लगातार वहां पर कार्य कर रहा है। मानवीय बैसाखी का इस्तेमाल करते हुए वो मेडिकल कैंप तक ले जा रहा है। मानवीय पालने का इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं कि लाइट वहां पर पड़ी है। एक व्यक्ति है जिसके एक पैर में चोट है और उस चोट को अपने पैर पर लेते हुए, सहारा देते हुए उसको ले जा रहा है। उसके जस्ट पीछे एक छोटे बच्चे को रेस्क्यू किया जा रहा है। मानवीय पालना गोदी में उठा करके उसको ले जा रहे हैं, मेडिकल कैंप तक पहुंचा रहे हैं उसको। इसके बाद 2 हैंडेड सीट के माध्यम से, 2 हैंडेड सीट, ये देखिए 2 रेस्क्यूअर जो है वो अपने 2 हाथों की गद्दी बनाते हैं और विक्टिम को अपने हाथों पर बैठाकर दोनों तरफ कंधों पर हाथ रख करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह विक्टिम को ट्रांसफर करते हैं। मेडिकल सेवा सभी को सूचना दे दी गई है। उन्होंने बताया है कि हम तत्काल पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर। ओवर। कंट्रोल रूम से हमें मैसेज प्राप्त हो गया है कि जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं उनको खबर कर दी गई है। SDRF, NDRF, सिविल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, इन सभी लोगों को यहाँ पर पहुंचा दिया गया है, पहुंचने के लिए कह दिया गया है। वो बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ पहुंच रही हैं। 4 हैंडेड सीट के माध्यम से हमारा रेस्क्यूअर तब तक जो कैजुअल्टी है उनको मेडिकल कैंप तक पहुंचा रहा है। इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर बनाकर भी हम, अगर हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है तो हम बांस और कंबल की सहायता से इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर बनाते हैं और उसमें कैजुअल्टी को लेटा करके एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और हम उसकी विधि भी आपको सामने दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट एडर के पास मौजूद था एक स्ट्रेचर जिसमें लाद कर कैजुअल्टी को हम ले जा रहे हैं। अगर बांस भी उपलब्ध नहीं है तो मोटे कपड़े और कंबल के माध्यम से भी हम कैजुअल्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। इसी बीच आप देख सकते हैं पीके बैग मेथड का इस्तेमाल करते हुए एक कैजुअल्टी को पहुंचाया जा रहा है मेडिकल कैंप तक। ये सारे बचाव की आपातकालीन विधियों का इस्तेमाल करते हुए चीजें की जा रही हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके के स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। सामान्य नागरिक, सामान्य स्वयंसेवकों द्वारा अपने प्रशिक्षण को देखते हुए जब तक हमारी स्पेशलाइज्ड फोर्स नहीं आ जाती तब तक इस कार्य का संपादन किया गया। इसी बीच हम देख सकते हैं कि NDRF और SDRF की टीम आ गई है जो कि इस मौके पर अपना कार्य कर रही है। महोदय, अब मैं आप सभी का ध्यान ग्राउंड के दाहिने किनारे 4 बजे की ओर ले जाना चाहूंगा, जहां पर आप देख रहे हैं कि टास्क फोर्सेस जैसे कि NDRF, SDRF, डायल 112, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें तीव्र गति से घटना स्थल पर पहुंच रही हैं।
घटना स्थल पर पहुंचने के बाद टीम कमांडर इंसिडेंट कमांडर से घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हालांकि इस घटना की जानकारी पूर्व में ही कंट्रोल रूम के द्वारा सभी टास्क फोर्सेस के टीम कमांडरों को पूर्व में ही उपलब्ध करवा दी गई हैं, परंतु उस समय की सूचना और वर्तमान परिदृश्य में क्या हो रहा है में कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए टीम कमांडर इंसिडेंट पर पहुंचकर इंसिडेंट कमांडर से घटना की पुनः सूचना लेते हैं और अपना असेसमेंट प्लान बनाते हुए रेस्क्यू तथा इवेक्यूएशन प्लान को अंतिम रूप देते हैं। अब मैं आपका ध्यान सामने 1200 बजे की लाइन में ले जाना चाहूंगा, जहां आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू फोर्सेस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागरिक पुलिस तथा अग्निशमन की टीमें घटना स्थल पर पहुंच चुकी हैं तथा मलबे में दबे हुए विक्टिमों को निकालने की कार्रवाई कर रही हैं। ये रेस्क्यू फोर्सेस मलबे में दबे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के रेस्क्यू उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तथा विक्टिम को सुरक्षित रूप से मलबे से बाहर निकालकर उन्हें पहले स्ट्रेचर पर स्टेबलाइज करते हैं, जिससे कि यदि किसी को कोई सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी है या कोई बैक इंजरी है तो उस इंजरी को और फर्दर बढ़ने ना पाए, इस चीज को सुनिश्चित करते हैं। इसी दौरान टीम कमांडर स्थानीय लोग तथा स्थानीय प्रशासन से प्राप्त सूचना के आधार पर जो ध्वस्त बिल्डिंग है उसको सीन सिक्योर करते हैं। महोदय, अब मैं आप सभी का ध्यान सामने 1200 बजे बहुमंजिला इमारत तथा 100 बजे सरदार जी के ढाबा पर ले जाना चाहूंगा, जहां पर आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम तथा एसडीआरएफ की टीम उन स्थानों पर पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ की टीम सरदार जी के जो ढाबा है जो कि कोलैप्स हो चुका है, उसमें फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सर्च एवं रेस्क्यू की कार्रवाई करता है। इसी दौरान जो बहुमंजिला इमारत, जिसको कि हमने गेट को बहुमंजिला इमारत से दिखाने का प्रयास किया है, इसमें एसडीआरएफ की टीमें बहुमंजिला इमारत में फंसे हुए लोगों को रोप रेस्क्यू के माध्यम से तथा कुशन जंपिंग बैग के द्वारा फंसे हुए विक्टिम को इवैक्यूएट करती हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी एसडीआरएफ के टीम के द्वारा फंसे हुए विक्टिम को जंपिंग कुशन बैग पर बारी बारी से जंप कराया जा रहा है तथा रोप रेस्क्यू के माध्यम से। इसी दौरान आपने देखा कि एनडीआरएफ के टीम द्वारा सरदार जी के ढाबा जो कोलैप्स बिल्डिंग है उसमें विक्टिम तक पहुंच के लिए अप्रोच रूट तैयार कर लिया गया है और उसमें फंसे हुए विक्टिम को सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा रहा है। महोदय, यहां पर मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि किसी भी ध्वस्त ढांचे में सर्च की कार्रवाई 3 प्रकार से की जाती है: फिजिकल सर्च, टेक्निकल सर्च तथा कैनाइन सर्च या स्वान दस्ता सर्च। यहां पर अभी एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर फिजिकल सर्च की कार्रवाई किए हैं।
और फिजिकल सर्च तथा टेक्निकल जो उनके पास लाइव डिटेक्टर्स, विक्टिम लोकेशन कैमरा तथा इंस्पेक्शन होल मेकर्स होते हैं, उनकी मदद से उन्होंने जो कोलैप्स बिल्डिंग है उसमें वाइड स्पेस को सर्च किया और उसके बाद विक्टिम से कम्युनिकेशन स्थापित करते हुए उसे बाहर निकाल रहे हैं। इसी दौरान मैं आपका ध्यान ग्राउंड के बाएं किनारे 10 बजे की लाइन में ले जाना चाहूंगा, जहां पर एयर बम्बार्डमेंट होने के कारण सीवेज लाइन डैमेज हो गई है, जिस कारण से एरिया में कुछ जहरीली विषाक्त गैसों का रिसाव हो गया है। यह जैसे ही वहां पे एनडीआरएफ की सीबीआरएन टीम पहुंचती है तो सबसे पहले सेफ्टी ऑफिसर हवा के रुख को पता करते हैं। यहां पर यह बताना उचित होगा कि किसी भी सीबीआरएन इंसिडेंट के दौरान जैसे ही कोई सीबीआरएन टीम इंसिडेंट प्लेस पर पहुंचती है तो वहां पर सबसे पहले हवा का रुख पता किया जाता है और हवा के रुख के बरखिलाफ ही सीबीआरएन सिनेरियो में बचाव की कार्रवाई की जाती है। आप देख रहे हैं कि टीम के सेफ्टी ऑफिसर सबसे पहले हवा का रुख पता करते हुए विंड सॉक्स को स्थापित कर लिए हैं। इस दौरान सेफ्टी ऑफिसर आम जनमानस को कुछ काम की बातें बताते हैं, जैसे कि कृपया ध्यान दें, बम्बार्डमेंट होने के कारण सीवेज लाइन डैमेज हो गई है, जिस कारण एरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिसाव हो गया है। यह गैस हवा से भारी होती है। जो लोग घरों में हैं कृपया अपने घरों के खिड़की एवं दरवाजों को बंद कर लें, एसी न चलाएं। जो लोग खुले मैदान में हैं वो अपने मुंह एवं नाक को गीले कपड़े से ढक लें तथा के हवा के विपरीत दिशा में ऊंचे स्थान की ओर प्रस्थान करें, जैसा कि आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी दौरान जो विक्टिम क्रिटिकली इंजर्ड है या जिनके ऊपर केमिकल का ज्यादा प्रभाव है, उन्हें सीबीआरएन टीम द्वारा स्ट्रेचर के माध्यम से बाहर लाया जाता है और उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव डीकंटेमिनेशन यूनिट के द्वारा उनको डीकंटामिनेशन किया जाता है। चूंकि यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिसाव हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड हवा से भारी होती है जो लो लाइंग एरिया में ही रहती है। ये 0.1 ppm से 0.3 ppm तक जैसे ही इसकी सांद्रता हवा में होती है ये डिटेक्टेबल होती है। महोदय, अब मैं आपका ध्यान पुनः 1 बजे की लाइन की ओर ले जाना चाहूंगा, जहां पर आप देख रहे हैं कि एसडीआरएफ के स्वान दस्ता द्वारा ध्वस्त ढांचे में सर्च की कार्रवाई की जाती है। इससे पूर्व टीम द्वारा फिजिकल और टेक्निकल सर्च की कार्रवाई करके विक्टिमों को बाहर निकाल लिया गया है और स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि अभी भी इस ध्वस्त इमारत में कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो उनकी पुष्टि के लिए स्वान दस्ते के द्वारा सर्च की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही स्वान दस्ता का स्वान अपने हैंडलर को उस विक्टिम की लोकेशन बता देता है कि यहाँ अमुक स्थान पर विक्टिम फंसा हुआ है, उसे बाहर निकालने के लिए सीएसआर टीम कटिंग करके उसको बाहर निकलते हैं।
मैं आपका ध्यान पुनः 10 बजे रिहायशी इलाके में ले जाना चाहूंगा, जहां पर एनडीआरएफ की सीबीआरएन टीम हाइड्रोजन सल्फाइड से प्रभावित हुए रोगी को बाहर पीपीडीयू पर्सनल प्रोटेक्टिव डिकंटामिनेशन यूनिट के माध्यम से डिकान की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के अंतर्गत विक्टिम के लक्षण और गंभीरता के आधार पर विभिन्न रसायनों का और विधियों का प्रयोग करते हुए बाहर निकाला जाता है। यह सेटअप प्रदर्शन के लिहाज से लगाया करना है, वरना मास कैजुअलिटी सिनेरियो में प्रशासन की मदद लेकर दमकल गाड़ियों, स्प्रिंकलर्स, पोर्टेबल बाथिंग स्टेशन का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद गंभीर रूप से घायल सीबीआरएन विक्टिम्स को पहले से ही चिन्हित सीबीआरएन फैसिलिटी हॉस्पिटल जैसे केजीएमयू, एसजीपीजीआई में भेजने की कार्रवाई की जाती है। साथ ही आपका ध्यान मैं पुनः 10 बजे ले जाना चाहूंगा, जहां आप देख पा रहे होंगे कि फायर और इमरजेंसी सर्विसेज की फायर टेंडर द्वारा एरिया से कंटामिनेशन को दूर करने के लिए हाई प्रेशर वाटर का छिड़काव किया जा रहा है। पूरा बाएं 10 बजे फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज की फायर टेंडर द्वारा एरिया को डिकान किया जाता है तथा एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर द्वारा पोर्टेबल डिकंटामिनेशन ऑपरेटर्स के द्वारा भी एरिया को डिकान किया जाता है। यहां पर यह मॉक एक्सरसाइज संपन्न होती है। अब मैं सभी टास्क फोर्सेस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य विभाग की टीमों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप सभी डीब्रीफिंग सेशन के लिए मंच के सामने आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबने नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का ये रोमांचकारी प्रदर्शन देखा। मैं चाहूंगी एक बार सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। ये वो लोग हैं जो शांति काल में भी आपातकालीन स्थिति के लिए हर पल सजग, तत्पर और सतर्क रहते हैं, तैयार रहते हैं। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी का दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की। नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, समारोह में उपस्थित माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज वोरा जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी,
मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा श्रीमती संयुक्ता समझदार जी, नागरिक सुरक्षा संगठन से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत माता के महान सपूत, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती, जिसे पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है, इस अवसर पर नेताजी के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा संगठन की ओर से यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मैं सबसे पहले इस मॉक ड्रिल में भाग लेने वाले सभी नागरिक सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सभी संबंधित विभाग के कार्मिकों और स्वयंसेवकों को इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इस शानदार मॉक ड्रिल के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। नेशन फर्स्ट का जो भाव आजादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हम सब भारतवासियों को दिया था, नेशन फर्स्ट के उनके भाव के अनुरूप उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। भारत की नारी शक्ति की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के रूप में उन्होंने उस समय देश को इस सामर्थ्य से अवगत कराया था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, जहां कहीं भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, हर भारतवासी उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है और एक राष्ट्रनायक के रूप में उन्हें अपना सम्मान प्रदान करता है। आज का ये मॉक ड्रिल हम सबको सम और विषम परिस्थितियों के प्रति हमेशा तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। युद्ध काल हो या शांति काल, आपदा हो या फिर कहीं पर कोई आकस्मिक दुर्घटना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में नागरिक सुरक्षा संगठन की भूमिका निर्विवाद रूप से लोगों ने स्वीकार किया है और इसके महत्व को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन किया है और मैं धन्यवाद दूंगा नागरिक सुरक्षा संगठन को कि सभी 75 जनपदों में अब नागरिक सुरक्षा संगठन में भर्ती की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। सायरन लग चुके हैं और भी इस प्रकार के आज मॉक ड्रिल के कार्यक्रम सभी 75 जनपदों में आयोजित हो रहे हैं। वास्तव में हर कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता, यह किसी भी स्वावलंबी समाज का गुण नहीं हो सकता।
स्वावलंबन की पहली शर्त होती है कि हम भी अपने देश के प्रति सोचें, हम भी अपने समाज के प्रति उस सोच को आगे बढ़ाएं जो सरकार के साथ मिलकर के उसकी गति को कई गुना बढ़ा देती है। और उसी गति को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन से जुड़े हुए स्वयं सेवकों के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ सभी 75 जनपदों में मॉक ड्रिल हो रहे हैं। अब नागरिक सुरक्षा संगठन केवल शांति काल में पर्व और त्योहारों तक ही सीमित नहीं है। पर्व त्योहार हो, बाढ़ या कोई आपदा हो, कोई घटना दुर्घटना हो, किसी बड़े आयोजन में ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन में योगदान देने का हो, या अगर देश पर दुश्मन की ओर से युद्ध थोपा गया है तो युद्ध काल में नागरिक समाज की व्यवस्था को संभालने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके, यह भी आज वह इस मॉक ड्रिल के माध्यम से उसने भी यहां प्रस्तुत किया है। अच्छा प्रयास है। यह निरंतर हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहिए। हमें युद्ध के साथ साथ आपदा प्रबंधन के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, और अगर दुर्घटना हो गई है तो उस समय पीड़ित को ससमय उपचार मिल सके, उसका जीवन अमूल्य है। उस दृष्टि गोल्डन आवर की इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के उस प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एसडीआरएफ के माध्यम से भी आपदा मित्रों के भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, और हम लोगों ने कहा कि आपदा मित्र के रूप में जो स्वयंसेवक कार्य करेंगे उन्हें उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती में हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि होमगार्ड अपने जनपद के अंदर कार्य करता है। वर्तमान में 45,000 होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, और हमने कहा आवश्यक होगा उन्हें हम आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में होमगार्ड स्वयंसेवक वहां पे उनका सहयोग कर सकता है। और वास्तव में हम सबको इनके प्रति जानकारी रखनी होगी। आज के समय में जब विकास तीव्र गति से बढ़ रहा है, जब टूरिज्म तेजी के साथ प्रदेश के अंदर बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अत्याधुनिक हुआ है, उन स्थितियों में उसके अनुरूप हाई राइज बिल्डिंग में कहीं कोई अग्निकांड की घटना हो गई है, उस समय नागरिक सुरक्षा संगठन फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में या आपदा मित्र फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, इसकी नियमित मॉक ड्रिल होनी चाहिए। अगर कहीं बाढ़ आ गई है, इससे पहले कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ आए, अगर वहां पे नागरिक सुरक्षा संगठन बचाव के कार्यक्रम के साथ प्रशासन की मदद करने के लिए खड़ा होता है, तो समाज के सहयोग से हम जनहानि और धनहानि को न्यूनतम करने में सफल हो सकते हैं। यह एक नियमित प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहिए, रूटीन का कार्यक्रम हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। केवल जब कोई संकट आ जाए तभी हम तैयार रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। हमें सामान्य जीवन में भी इसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। एक अच्छा प्रयास है। आज के इस अवसर पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनकी पावन जयंती के अवसर पर, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पराक्रम दिवस के रूप में पूरा देश आयोजित कर रहा है, इस पराक्रम दिवस के अवसर पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सभी को आज के इस दिवस की बधाई देता हूं। मॉक ड्रिल के आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकों को जो यहां पर भी हैं और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो मॉक ड्रिल के आयोजन हो रहे हैं, उन सभी स्वयंसेवकों के प्रति भी अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप सबको बसंत पंचमी की भी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, आपके आगमन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। हम सब
हृदय से कृतज्ञ हैं और आभारी हैं। आज के इस